अंदर लाई है, उसके लिए कर क्या सकते हैं? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो इंडिया में, खास करके पूरे साउथ एशियन कंट्रीज में एपिडेमिक बनकर के आई है। इसका कारण तो एक सबसे बड़ा कारण है कि हमने वेस्टर्न कंट्रीज के लाइफ स्टाइल को अपनाया, पर साथ ही एक बड़ा कारण है जो अब उभर कर आ रहा है कि हमारे जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से हम जेनेटिकली प्रोन है टुवर्ड्स द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। हम वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में 10 साल पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज से सफर करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज का एवरेज मेल में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का एज ग्रुप जो है वो 65 है, फीमेल्स 55 है, फीमेल्स में 65 है। हमारे यहाँ ये एज ग्रुप फीमेल्स में 55 है, मेल्स में 45 है। हमने अपने इस छोटे कैरियर में 23 साल के एज के लड़के का एंजियोप्लास्टी किया है। तो ये हो क्यों रहा है और हम कर क्या सकते हैं? लाइफ स्टाइल में दो चीजें आई, एक आया डाइट, दूसरा हुआ लाइफ स्टाइल से एक्सरसाइज कर चले जाना। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बोलेंगे कि हम 10 किलोमीटर चल के जाते थे और स्कूल करते थे। आज 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर के लिए बाइक है बच्चों के पास। स्कूल से स्पोर्ट्स चले गए, गायब हो गए। तो एक्सरसाइज एक बड़ा फैक्टर है जो चला गया। हमने स्मोकिंग को ऐसे अपनाया जैसे बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल में ऐसा चेंज आ जाएगा इस स्मोकिंग से, पता नहीं क्या हो जाएगा। और सबसे ज्यादा तो स्मोकर्स डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स इतने स्मोकर्स हैं कि पता नहीं इतना पढ़ने के बाद भी सारी बीमारियां तो हो जाती है स्मोकिंग से, फिर भी प्रोपोर्शन हमको लगता है 30, 40, 50, इवन 60% होगा किसी किसी बैच में। तो डॉक्टर्स इतने स्मोकर हैं। भोले बाबा को छोड़ दिया जाए तो स्मोकिंग का जो रूप था इंडिया में वो बड़ा डिफरेंट था। वो दूसरे टाइप का स्मोकिंग करते थे हम लोग, लेकिन हमने वेस्टर्न को अपनाया और धीरे धीरे आपको बता दूं यूरोप और अमेरिका ऑलमोस्ट अपने स्मोकिंग के प्रोपोर्शन को लोअर डाउन करके 10 और 15% पे ले रहा है। हम अपने प्रोपोर्शन को 50 और 60% पे लेते जा रहे हैं। हालत यह है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज मिलियंस में हो रहे हैं। एक साल में आपके देश में 18 मिलियन कोरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट अटैक का पेशेंट आता है एक साल में। सोचिए एक्सटेंट कितना है। आगे जो फैक्टर्स हैं वो है ओबेसिटी, डिस्लिपिडेमिया, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन। एक नया रिस्क फैक्टर जुड़ रहा है और वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया हम लोग बहुत सारे लोग, खास करके हम इंडियन, हमारा ये लोअर जॉ जो है मैंडिबल, ये छोटा होता है और ये छोटा होने की वजह से ओरोफेरिंक्स का कैविटी गैप जो होता है वो ही छोटा होता है। तो ये जो हाइपोफेरिंक्स है और ओरोफेरिंक्स है, इसमें सॉफ्ट पैलेट लोअर जॉ कम होने की वजह से एक छोटी सी कैविटी बनी और ऊपर से ओबेसिटी। ये ओबेसिटी उस कैविटी को ही कम कर देता है और जब आप सोते हैं तो सॉफ्ट पैलेट रिलैक्स होता है, लोअर डाउन शिफ्ट करता है। आप जब सांस लेते हैं एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम की वजह से वो कोलैप्स करता है, बंद हो जाता है। ये एपनिया कहलाता है। ये एपनिया आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और प्रमोट करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, प्रमोट करता है हार्ट अटैक को। तो ओबेसिटी कम होगी तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कारण भी थोड़ा कम होगा, लोगों में कम होगा। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अब कोई बीमारी या रिस्क फैक्टर नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अब एक सिंड्रोम बन चुका है। इसके चलते हाइपरटेंशन होता है, इसके चलते डायबिटीज होता है, इसके चलते कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है।
तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को दूर करने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है, और वो है ओबेसिटी को दूर करना। आप और अपने मैंडिबल को नहीं बढ़ा सकते, आप उसी से दूर कर सकते हैं। बाकी रिस्क फैक्टर्स में हम लोगों का रोल होता है कि हम लोग कब अपने पेशेंट्स को या पॉपुलेशन को ये समझें कि हम इनका स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आपकी कंट्री इतनी इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है कि रिस्क फैक्टर को स्क्रीन करने के लिए हर डिजीज के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाएं। तो हमें स्टेक होल्डर बनना पड़ेगा और एक स्टेज पे लेना पड़ेगा कि अब हम इस एज ग्रुप को स्क्रीन करना शुरू कर दें, चाहे आपके पॉकेट से पैसा लगे या आप एजुकेट कर पा रहे हैं लोगों को कि लोग आ रहे हैं। तो 40 इयर्स के एज ग्रुप को ऐसा माना जाए जहां से कि हम स्क्रीनिंग शुरू कर दें, डायबिटीज को स्क्रीन कर दें, हाइपरटेंशन को स्क्रीन कर दें, डिस्लिपिडेमिया को स्क्रीन कर दें, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को स्क्रीन कर दें, स्मोकिंग को हटा दें। तो मुझे लगता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इंसिडेंस को हम कम कर सकते हैं। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इंसिडेंस के बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज का ट्रीटमेंट आया। ट्रीटमेंट शुरुआत में बस एक ही था, बीमारी हुई, अगर डायग्नोज हो गया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के हैं तो बाईपास कराना पड़ेगा। 70s में एंड्रियास साहब ने आया, उन्होंने एंजियोग्राफी शुरू की, धीरे धीरे एंजियोप्लास्टी शुरू की। बेचारे को बहुत मेहनत करना पड़ा, एक पेशेंट के लिए अमेरिका से जर्मनी, जर्मनी से अमेरिका, ऐसे करते हुए एक आध पेशेंट का एंजियोप्लास्टी कर पाए थे। धीरे धीरे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से बाहर निकला कोरोनरी इंटरवेंशन, कार्डियक इंटरवेंशन। अब बहुत सारी चीजें होती हैं कोरोनरी कार्डियक इंटरवेंशन के नाम पे, बट हम और हमारे आसपास के शहर आज भी पुराने ढर्रे पे ही हैं। सिर्फ एंजियोप्लास्टी कर दिए, सिर्फ पेसमेकर लगा दिए, कहानी वहीं खत्म हो गई। पर ऐसा है नहीं। अपने आप को पिछड़े रखने से ऐसा नहीं है कि दुनिया वहीं पे थमी हुई है और हमारे पास लोग नहीं है जो बीमार पड़ रहे हैं या उनकी परेशानी नहीं है। हमारे बगल में पटना है, धीरे धीरे पटना आगे निकल रहा है, और पटना ने अभी जो 10 दिन पहले जो इंटरवेंशन किया है वो लैंडमार्क इंटरवेंशन है। ये बस दिल्ली, कलकत्ता और बड़े मेट्रो शहर, ऐसे शहरों में होती थी। माइट्रा क्लिप, माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट करने के बजाय माइट्रा क्लिप लगा करके माइट्रल रिजर्जिटेशन को कम कर देते। तो हमने अलग क्या किया, मैं क्या दिखाना चाहता हूं। लेफ्ट में कहते हैं कोरोनरी आर्टरी दो होती है, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दो पार्ट में बाइफरकेट कर जाती है, एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग होता है, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होता है। लेफ्ट में को छूने से लोग इतने डरते हैं, लगता है उन्हें पता नहीं क्या हो जाएगा पेशेंट को ये करने से। ये रिस्की है, डेफिनेटली रिस्की है। ये इसलिए रिस्की है कि ये 70 to 80% मायोकार्डियम को सप्लाई करता है, और इसको आप हैम्पर कर रहे हैं तो ऑन टेबल पेशेंट की जान जाने की संभावना है। पर ओवर द ईयर के एक्सपीरियंस, स्किल्स डेवलप करने, और अभी दुनिया बहुत आगे निकल गया, हम कोरोनरी आर्टरी को छूने से डरेंगे तो नहीं पॉसिबल है कि हम सरवाइव कर पाए और लोगों को बचा पाए। ऐसा ही एक पेशेंट मेरे पास आया, पहले तो उसकी सारी तीनों की तीनों नसें ब्लॉक थी। कहाँ गया? एक भी स्लाइड ही नहीं चल रहा है कि मैं दिखा पाऊं कि क्या हुआ था। आप बीच में स्टेंट जरूर देख रहे होंगे, वो तार है। इसको ट्रिपल वेसल डिजीज था और हमने उसको तीनों वेसल्स का प्लास्टिक किया था।
ये एलईडी का स्टैंडिंग है, ये एलसीएक्स का स्टैंडिंग है और ये आरसीए का स्टैंडिंग है। अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 महीने में उसका लेफ्ट में 40 to 50% ब्लॉकिंग था, इवन बिलो दैट 3 महीने में वो 90% ब्लॉकेज लेकर के आ गया। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, या तो हम उसका एंजियोप्लास्टी करें या उसको 49-50 साल के एज में बाईपास के लिए भेज दें। मैंने एंजियोप्लास्टी किया। ये लेफ्ट में है और इस लेफ्ट में का स्टेंट है। एक दूसरा स्टेंट और भी डालना पड़ा, इसको बाइफरकेशन स्टेंट भी कहते हैं। बेचारा स्वस्थ है, अभी उसको बाईपास कराने की जरूरत नहीं है। बाईपास की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके जो वेनस ब्लॉक होते हैं वो कब बंद हो जाएंगे किसी को नहीं पता। एक आर्टेरियल ब्लॉक आपको लंबे दिनों तक बचाए रखेगा, लेकिन वेनस ब्लॉक जिस दिन लगा उसके अगले दिन से बंद हो सकता है और 10 साल में तो 100% होगा। तो मुझे बहुत भरोसा नहीं है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट भी हूँ इसलिए भी, और मैंने पेशेंट्स को देखा है कि वो आते हैं ग्राफ बंद लेकर के, फिर उनकी जो प्लास्टिक करनी होती है, तो मैं बड़ा कम भरोसा करता हूँ बाईपास। ये दूसरा केस है, ये दूसरा केस है जिसमें आर्टरीज में कैल्शियम का जमाव हो जाता है, पत्थर का जमाव। अब इस पत्थर के जमाव में आप बैलूनिंग करेंगे, बैलून फूलेगा नहीं, आप चाहेंगे उसमें स्टेंट डालना, स्टेंट फैलेगा नहीं, बड़ी परेशानी। उसके लिए नया तरीका इजाद हो चुका है, उसको कहते हैं रोटा एब्लेशन। इस रोटा एब्लेशन में ड्रिल करते हैं हम लोग, आर्टरी के अंदर ड्रिल करते हैं। मैं आपको बता दूं, बिहार और झारखंड में पहला ड्रिलिंग मैंने किया। मैं बड़ा कम दिन से कार्डियोलॉजी इंटरवेंशन में हूं, बट बिहार झारखंड में पहला ड्रिलिंग मैंने किया, रोटा एब्लेशन मैंने किया, वो भी छोटे से गांव सासाराम के एक जमुहार जैसे जगह में, जहां की कोलकाता से मैंने रोटा एब्लेटर मंगाया, रोटा एब्लेशन किया। तो उस बाद में आग लगी तो पटना के लोग भी रोटा एब्लेशन करना शुरू किए हैं, मेदांता शुरू कर दिया है। ये ड्रिल है, ये चलता तो ज्यादा अच्छा दिखता, थोड़ा सा और भी आगे है, मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर वो ड्रिल दिख रहा है और इसमें तो ऊपर से ड्रिल आगे आर्टरी के अंदर था शायद। तो ये ड्रिलिंग किया और दोनों आर्टरीज में ड्रिलिंग की। बेसिकली ड्रिल जो है, जब रोटा एब्लेशन होता है तो माइक्रो फ्रैगमेंट्स में कैल्शियम को ब्रेक करता है। कभी कभार ये फ्रैगमेंट्स थोड़ा बड़ा होता है और डिस्टल आर्टरीज को ऑक्लूड कर सकता है। ऐसे हालत में कोई हिम्मत ही नहीं जुटा सकता है कि हम एक ही दिन में एलसीएक्स को भी रोटा एब्लेट करें और एलईडी को भी रोटा एब्लेट करें। हमने साइमल्टेनियसली दोनों आर्टरी को एब्लेट किया। ये वो ड्रिल है, ये वो ड्रिल है। साइमल्टेनियसली दोनों आर्टरी को एब्लेट किया। फॉर्चुनेट पेशेंट भी था, हम भी थे, सब कुछ ठीक रहा, बहुत बढ़िया आउटकम, पेशेंट सब कुछ ठीक है अभी। और इस केस को इस साल एशिया पीसीआर, जो एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी इंटरवेंशन का प्लेटफॉर्म है, उसने एक्सेप्ट किया है और मैं 21 से 22 तारीख को जाने वाला हूं सितंबर में सिंगापुर में इसको प्रेजेंट करने। अब ऐसा ही रोटा एब्लेशन, अरे वाह, जब आर्टरी टॉर्चुअस होती है, आप देख सकते हैं इस एलईडी को, ये ऐसे घुमावदार है और इसमें आपको ड्रिल करना है। आप ड्रिल एकदम वैसा ही है जैसा दीवार में ड्रिल आप कराते हैं घरों में, ये एकदम सिमिलर है, एकदम सेम फील देता है। और जब ये ऐसा हो वेवी, देख लीजिए इसका कोर्स,
ये इस तरीके से जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से ड्रिल करता है, कुछ इस तरीके से ड्रिल करता है। आप देख रहे होंगे कैसे वो काट रहा है पत्थर को। अब आउटकम देखें। एक ऐसा ही पेशेंट था जिसका तीनों आर्टरीज बंद था, 100% बंद। ये LCX है, 100% बंद। ये LED है, यहां से 100% बंद। और ये RCA है जो यहां से 100% बंद। बड़ा आसान होता है कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, बोल देना बाईपास करा लो। और हमने क्या किया देखिए, फिर वही ड्रिलिंग की जरूरत थी इसको। आर्टरी तैयार हो गई। ऐसे ही करके हमने तीनों आर्टरी को तैयार कर दिया। और आपकी ताली जोर से बजेगी। इस केस को अभी जून में हम जापान में प्रेजेंट करते हैं। इस क्लब में मुश्किल से वर्ल्ड के 15 केस एक्सेप्ट होते हैं, उसमें एक केस एक्सेप्ट हुआ था। अब एक चूल होती है जो रुकती ही नहीं है। तो मैं अभी जस्ट 15-20 दिन पहले ही मेडिकल ज्वाइन किया हूँ। जाने के बाद था कि नया क्या करूं, नया क्या करूं। तो अभी हमने एक जीरो कॉन्ट्रास्ट PCI किया है। जीरो कॉन्ट्रास्ट PCI मतलब पूरे एंजियोप्लास्टी में एक ड्रॉप कॉन्ट्रास्ट का यूज नहीं किया, नॉट अ सिंगल ड्रॉप। लास्ट में 2 ml का शॉट इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वो कॉर्पोरेट का पेशेंट था और ESI वाले नहीं मानते अगर हम उनको नहीं दिखाते कि ये वेसल हो चुका है। तो ये उसका मुश्किल है। ये उसका मैं दिखाता हूँ इसको साइड से। तो ये हम करते कैसे हैं, एंजियोग्राफी में हमको एंजियोग्राफी के लिए जरूरी होता है कि हम 2-4-5 ml डाई में हम पहचान लें कि कहाँ पे ब्लॉकेज है और कैसे इसको हमको प्रोसीड करना है। उसके बाद हमको कोई कॉन्ट्रास्ट की जरूरत नहीं होती है। हम अंदाजे पे अपने स्किल, अपने अनुभव के भरोसे ये काला तार जो दिखता है उसके अंदर वो हम करते हैं। उसके बाद उस ब्लॉकेज का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, कितना ब्लॉकेज है, किस तरीके का ब्लॉकेज है, कितनी लंबाई का ब्लॉकेज है, हम स्टेंट का साइज क्या लेंगे, सारा कुछ उसके अंदर ले जाकर के अल्ट्रासाउंड करके पता करते हैं। और उसी अल्ट्रासाउंड के भरोसे ये हम अंदाजा लगा पाते हैं कि हमको कहां से कहां तक स्टेंट करना है। इस प्रोसेस में अल्ट्रासाउंड करने में बस और बस 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है। 100 ml से 200 ml का कॉन्ट्रास्ट बचा हुआ अलग, पेशेंट की किडनी बची हुआ अलग। इस पेशेंट का क्रिएटिनिन 1.8 था। अगर हम इसको 100 ml का कॉन्ट्रास्ट देते तो हो सकता है ये कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी में चला जाता। ये बिहार और झारखंड का पहला कॉन्ट्रास्ट रहित PCI था, जीरो कॉन्ट्रास्ट PCI। ये बताता हूँ, ये अल्ट्रासाउंड होता है बेसिकली इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, आईवस कहते हैं इसको। ये सिमिलर टू अल्ट्रासाउंड होता है, बट इसकी प्रोब इतनी पतली होती है कि इसको हम आर्टरीज के अंदर ले जाते हैं, ओवर द वायर आर्टरीज के अंदर ले जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड से सारा अंदाजा लगाते हैं और उसके बाद फिर हम उसका एंजियोप्लास्टी करते हैं। ये अभी तो पेपर में ही आया है, बट जल्दी ही हम बड़े कॉन्फ्रेंस में इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये बात हुई कोरोनरी आर्टरी डिजीज की।
और बीमारी है जो हमारे यहाँ थी पहले से, पहले दूसरे रूप में थी, अब दूसरे रूप में आ गई है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर पहले वल्वुलर हार्ट डिजीज की वजह से हार्ट फेलियर होते थे। एमएस के पेशेंट हार्ट फेलियर में आते थे, ऑर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट, ऑर्टिक रिजर्जिटेशन के पेशेंट्स हार्ट फेलियर में आते थे। लेकिन अब हार्ट फेलियर में डिटेक्शन भी हो गया है डिफरेंट, रोग भी डिफरेंट हो गया, पेशेंट्स पॉपुलेशन भी डिफरेंट हो गया। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चलते, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी के चलते लोग हार्ट फेलियर के साथ आते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का इंसिडेंस धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ पेशेंट्स हार्ट फेलियर के साथ आ रहे हैं आपके पास। तीसरा पॉपुलेशन अभी भी वही है जो हार्ट फेलियर का पॉपुलेशन है, और वल्वुलर हार्ट डिजीज का उसका प्रेडोमिनेंस और इंसिडेंस अभी भी अपने पॉपुलेशन में उतना ही ज्यादा है। एक चौथा पॉपुलेशन है जिसको कि हम रोक सकते हैं, ये पॉपुलेशन है टैकीकार्डियोमायोपैथी। ये टैकीकार्डियोमायोपैथी लोग पाल्पिटेशन लेके आते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते कि ये सही में टैकीकार्डियोमायोपैथी में जाकर के कल को हार्ट फेलियर लेके प्रेजेंट करेंगे। इनमें छोटे-छोटे इक्टोपिक्स हो सकते हैं या वेंट्रिकुलर इक्टोपिक्स, सबवेंट्रिकुलर इक्टोपिक्स, और ये हार्ट रेट को बढ़ा के रखते हैं। अब ये हार्ट रेट या तो हम पहचान नहीं पा रहे कि ज्यादा हार्ट रेट है, बेसलाइन हार्ट रेट कितना रहना चाहिए, या पहचानने में देर हो जा रही है, तब तक इनको टैकीकार्डियोमायोपैथी हो जा रहा है। तो अगर हम ऐसे सबसेट को पकड़ लें, ट्रीट करते हैं, तो ये हार्ट फेलियर में नहीं जाएंगे। और तरीका आसान है, एक सिंपल इसी से शुरुआत कर सकते हैं। उल्टन में बर्डन देख सकते हैं कि कितना बर्डन है ये का टैकीकार्डिया का, और एक बीटा ब्लॉकर सिंपल ट्रीटमेंट है जिससे कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन का इंसिडेंस बढ़ गया है क्योंकि डिटेक्शन ज्यादा है, साथ ही साथ डीजे ज्यादा है। हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनको एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, थायराइड के पेशेंट हैं उनको एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हम कितना रेट को रखें ये हमें जानना है। फिजिशियंस के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम रेट समझें कि कितने रेट तक को हम टारगेट रखें। तो रेस्टिंग हार्ट रेट 70 है, एडेक्वेट है। 70 to 90 for mild exercise, 90 to 100 for moderate exercise, and 90 to 110 is for moderate exercise, and 110 to 130 for external exercise। अगर ये हम रखते हैं तो उसका हार्ट रेट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, और इसको करने के लिए क्या है, दो ही चीज चाहिए, या एवी नोडल ब्लॉक कीजिए आप सीसीबी से, बीटा ब्लॉकर से, और साथ में आपको रेस्टिंग हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए एक डिजॉक्सिन देना पड़ेगा। बस इतना है। तो टैकीकार्डियोमायोपैथी को हम कम कर सकते हैं, बस जागरूकता चाहिए, जानकारी चाहिए, जागरूकता चाहिए। एक बीमारी को हार्ट फेलियर में जाने से हम रोक सकते हैं। अब रहा बात की ट्रीटमेंट में क्या चेंजेस है। पैराडाइम हार्ट फेलियर ट्रायल से आपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, साथ में नेप्रिलिसन इनहिबिटर, वालसार्टन एंड सैकोबेक्टिल का कॉम्बिनेशन आर्नी ने सच में एक पैराडाइम शिफ्ट किया है। आप हार्ट फेलियर में खास करके नॉन इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स में इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट देखेंगे अगर आप रेगुलर उनको 3 मंथ से 6 मंथ का आर्नी चला रहे हैं। स्टार्ट कीजिए लोअर डोज से, इवन 25 मिलीग्राम बीडी इज एनफ फॉर इंडियन पॉपुलेशन। वी आर हार्डली 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg। 25 मिलीग्राम बीडी से चले, 100 मिलीग्राम बीडी जाते जाते हमारे पेशेंट्स दम तोड़ने लगते हैं, उनका बीपी लोअर हो जाता है, 90 के आसपास आ जाता है। 200 मिलीग्राम बीडी सुबह शाम इसका हाईएस्ट डोज है, लेकिन हमारे कोई भी पेशेंट नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, चाहे तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस घट जाता है या ब्लड प्रेशर घट जाता है। तो हम आर्नी का यूज अगर शुरुआत में करना शुरू कर दें, दिस इज नाउ क्लास 1 इंडिकेशन। आर्नी has now been class 1 indication for non-ischemic cardiomyopathy patients। तो अगर हम शुरुआत से उसको दे दें, 3 से 6 महीने में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होता है। हो सकता है कुछ पेशेंट नॉन रिस्पॉन्डर्स हो, माना जा सकता है, बट ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो सकता है।
दूसरा, गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्या क्या है गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर? आप बीटा ब्लॉकर जरूर दीजिए पेशेंट को। आप देखिए कि बीटा ब्लॉकर देने से उसका हार्ट रेट कितना है। अगर मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज देने के बाद में हार्ट रेट एबव 70 है तो उसको इवेलुएटिंग दीजिए। दिस इज क्लास 1 इंडिकेशन। यू हैव टू कीप हार्ट रेट बिलो 70। आप उसको इवेलुएटिंग देकर के हार्ट रेट को 70 से नीचे रखिए। अब एस इनहिबिटर, एआरबी, अर्नी, ये तीनों में से कोई एक ग्रुप जरूर देना है और अर्नी को पहले देना है अगर टॉलरेट कर रहा है। तीसरा ग्रुप है एल्डेक्टोन, एस्पाइरोलेक्टोन एंड उसका कंटेनर्स, इसको जरूर देना है। चौथा ग्रुप है SGLT2 इनहिबिटर। पेशेंट डायबिटिक हो नहीं हो कोई मतलब नहीं रखता है, आपको SGLT2 इनहिबिटर देना है। डायूरेटिक्स बस और बस सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए है। डायूरेटिक्स देने की जरूरत है दीजिए, नहीं जरूरत है नहीं दीजिए। अब कुछ पॉपुलेशंस ऐसे हैं जो नए तरीके के हार्ट फेलियर में आ रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन, जैसे HCM, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट। ये हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन एक नया कॉन्सेप्ट आया है। हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन 50% रहेगा, लेकिन ये हार्ट फेल का सिम्टम्स देंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देंगे। इनमें बस दो ही ड्रग इंडिकेटेड है अभी। एक ड्रग है डायूरेटिक्स और दूसरा है SGLT2 इनहिबिटर। अभी तक और कोई तीसरा ड्रग प्रूवन नहीं है। बाकी आप HCM का पेशेंट है, आपको बीटा ब्लॉकर देना है। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन जैसे भी आप कंट्रोल कीजिए। तीसरा एक ग्रुप है जिसको डिस्कस करना जरूरी है, वो है हार्ट फेलियर विद मिड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन एंड हार्ट फेलियर विद इंप्रूव्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। मिड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं जब इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से 50% के बीच होता है। वैसे पॉपुलेशन में आपको बस और बस सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है, अर्नी देने की जरूरत नहीं है। बीटा ब्लॉकर अगर टैकीकार्डिया है तो देना है। जरूरी नहीं है कि वैसे पॉपुलेशन को आप सारा गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी दीजिए, लेकिन जो पॉपुलेशन हार्ट फेलियर विद इंप्रूव्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, मतलब जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन शुरुआत में 40% से नीचे था, लेकिन दवा देने के बाद, गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी देने के बाद उसका हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से ऊपर आ गया। वैसे पॉपुलेशन में कुछ पेशेंट्स तो खुद से दवा छोड़ दिए क्योंकि मेरा सिम्टम्स कम हो गया, या फिर उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम ठीक हो गई तो पेशेंट्स ही छोड़ दिया, या बहुत जगह फिजिशियंस ने दवा रोक दिया कि नहीं अब तुम ठीक हो, और उनका इजेक्शन फ्रैक्शन फिर से ड्रॉप डाउन किया। इसलिए 2022 में अमेरिकन कार्डियोलॉजिकल एसोसिएशन एंड ESC दोनों ने मिल करके ये डिसीजन लिया कि हम एक बार जिनका इंप्रूव हो गया है उनका गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी बंद नहीं करेंगे। हमको वैसे ही गाइडलाइन डायरेक्टेड GDMT कंटिन्यू रखना है फॉर लाइफ। अब हम देखते हैं कि इसके इंटरवेंशन में क्या क्या नए। ये एक पेशेंट था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का, इजेक्शन फ्रैक्शन इसका 30% था, कोरोनरीज इसकी नॉर्मल थी, LVBB ECG में था, QRS 164 के आसपास है। मिलीसेकंड का QRS ड्यूरेशन था इसका। सिम्प्टोमेटिक महीना में 2 बार आकर के एडमिट हो जाता था। ये सारे पेशेंट्स में जो दिखा रहा हूं मैं उसी गांव जंगवार की दिखा रहा हूं। मैं 3 साल डीएम करने के बाद उसी गांव में था। कोरोना आ गई थी, मेदांता में ऑफर आ रहा था, लोगों ने बताया मेदांता तुमको अपना बेसिक सैलरी नहीं देगा, ठीक है हमें नहीं दे रहा है, तुम्हें क्या देगा। नया ज्वाइन करने के बाद हमने हाथ जोड़ लिया उससे, ठीक है उस गांव में जाके ज्वाइन किया क्योंकि वहां पैसा मिलने की उम्मीद थी। मुझे 30 लाख रुपया बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए कोलकाता को देना था। मैंने चुपचाप जाके गांव को ज्वाइन किया। जब शुरुआत की तो बस एंजियोग्राफी होता था, वहां जब निकला तो ये सब होता था। मैंने इस पेशेंट का CRT किया। अब अफसोस है कि यहाँ पे वीडियो नहीं चल रहा है, मैं देखता हूँ वीडियो दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये उसका पोस्ट प्रोसीड्यूरल ECG है। QRS कॉम्प्लेक्स देखिए उसका 164 से 126 आ गया, और इंजेक्शन फ्रैक्शन देख करके तो आप खुश हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ उसका इंजेक्शन फ्रैक्शन साइड से, अगर वीडियो चल जाता है।
ये दूसरे पेशेंट थे, इनको इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी था, इजेक्शन फ्रैक्शन इनका 25% था, इनको एलबीबी नहीं थी, जो कि इंडिकेशन होता है सीआरटी के लिए। सीआरटी का कुछ इंडिकेशन है, मैं जल्दी में बोल देता हूँ। एक इंडिकेशन तो एक है कि इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम है, रिकरेंट हार्ट फेलियर के लिए एडमिशन हो रहा है, सिम्टम्स उसका एनवाईएस क्लास 3 और 4 है, और एलबीबी मॉर्फोलॉजी के साथ क्यूआरएस ड्यूरेशन 150 मिलीसेकंड से ज्यादा है। ये क्लास 1 इंडिकेशन होता है। अगर इसमें कोई पेशेंट है तो उसको तुरंत